हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या थ्योरीज होती हैं और उनके अकॉर्डिंग एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर करने से पहले मैं एक बार मीनिंग को रिवाइज कर देती हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि हम जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी डेप्ट होंगी एंड कितनी हमारी एक्टिविटीज में, फॉर एग्जांपल कि ये हमारी डेट है और ये हमारी इक्विटी है। इक्विटी और डेट क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है। सो वो पैसा, वो कैपिटल कहाँ से आएगी? जब हम ये डिसाइड करते हैं कि उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा, वो हमारा क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कितना हमारा डेट होगा, कितनी हमारी इक्विटी होगी। डेट क्या होता है? जब हम लोन पे लेते हैं, एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है कि हमने उधार पे ले लिया। एंड इक्विटी क्या होते हैं? वो खुद ओनर बन जाते हैं जब हम इक्विटी शेयर से पैसा लेते हैं। सो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो कैपिटल है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिटरमाइन करते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिस फंड की रिक्वायरमेंट है वो कहां से आएगा, वो हमारा क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। कितना रेशियो डेट का होगा और कितना रेशियो इक्विटी का होगा, वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज क्या डिटरमाइन करती हैं कि हमारा कितना रेशियो डेब्ट का होना चाहिए और कितना इक्विटी का होना चाहिए। The theory of capital structure is closely related to firm cost of capital. Many debate over whether an optimal capital structure exists are found on the financial literature. यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज है ना, वो हमारी क्या चीजें डिटरमाइन करती हैं कि क्या जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, यानी कि डेट का रेशियो या इक्विटी का रेशियो बढ़ाते हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट आता है, मार्केट शेयर पे कोई इंपैक्ट आता है, या वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट आता है। अगर उससे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है तो हमें उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को लेना चाहिए, अदरवाइज हमें उसमें चेंजेस करने चाहिए। सो हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं वो ऐसा नहीं है कि तीनों थ्योरीज एक ही चीज बोल रही हैं। कुछ थ्योरीज हमारी क्या कहती हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन क्या है? रेलिवेंट है। बट कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन इररेलिवेंट है। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? हमारी तीन चीजें हमेशा माइंड में रखना कि अगर हमारी वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट शेयर एंड कॉस्ट, अगर वो इस पे इम्पैक्ट डालता है कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हमारा डिसीजन क्या है? रेलिवेंट है। अगर वो इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, कि चाहे हम इक्विटी का शेयर बढ़ा दें या फिर डेब्ट की वैल्यू बढ़ा दें, उससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे, मार्केट शेयर पे या कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब वो डिसीजन क्या है? इररेलिवेंट है, किसी काम का नहीं है। कुछ भी हम रख सकते हैं, बट रेलिवेंट डिसीजन का मतलब क्या है कि अगर हम इक्विटी या उसको बढ़ाते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे चेंज आता है, मार्केट शेयर पे जो प्राइस है उस पे चेंज आता है एंड कॉस्ट पे चेंज आता है। सो अब हम कुछ करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो कैपिटल्स हैं उनकी क्या कुछ हमारी अजम्पशंस हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट क्या है? देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड, की हम दो ही लेके चलेंगे, इक्विटी और डेब्ट ही हमारे पास सोर्स हैं। इन्हीं में से हम कहीं ना कहीं से पैसा लेंगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर गिवन, कि कितने टोटल एसेट्स हैं वो हमारे पहले से गिवन है, उनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। द फर्म हैज अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंटायर प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स, इंप्लाइंग दैट देयर इज नो रिटेन्ड अर्निंग। यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड के रूप में शेयर कर दिया जाएगा। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर गिवन एंड द नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना गिवन है उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएंगी। द बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस रिस्क है वो गिवन है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो अजम्पशंस क्या डिटरमाइन करती हैं कि इन चीजों में कोई चेंज नहीं आएंगे, इन चीजों को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स या पर्सनल टैक्स हमें कुछ भी पे नहीं करना है। सो हमारी क्या क्या चीजें हमने कांस्टेंट माननी है कि हमारे फंड्स हमारे पास सिर्फ दो हैं, एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा, और हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा, रिस्क में कोई चेंज नहीं आएगा, और कोई कॉर्पोरेट टैक्स या पर्सनल टैक्स नहीं है। अब हमारे टोटल कितनी होती हैं? हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम है, नेट ऑपरेटिंग इनकम है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं। सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरी क्या है? नेट इनकम अप्रोच, जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है किस चीज की? कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर की फर्स्ट थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच, जो हमें क्या डिटरमाइन करती है? अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है कि वो रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है। सो नेट इनकम अप्रोच हमारी क्या होती है? रेलिवेंट अप्रोच होती है, जो ये लेके चलती है कि अगर हम अपने कॉस्ट ऑफ या हम अपने डेब्ट में या इक्विटी में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म में चेंज आएगा, मार्केट प्राइस में चेंज आएगा और हमारी कॉस्ट में चेंज आएगा। वो हमारी क्या
है नेट इनकम अप्रोच है। ये किसने दी थी? ड्यूरैंड ने दी थी। दिस स्टडी क्या कहती है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ फर्म, कि हाँ कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म के बीच में रिलेशन है। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं कि इक्विटी का प्रोपोर्शन इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे इंपैक्ट पड़ेगा, या फिर इक्विटी का प्रोपोर्शन डिक्रीज करके डेब्ट का इंक्रीज करते हैं तो भी हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे, मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा। The firm can affect its value by increasing or decreasing the debt proportion in overall financing mix, कि डेट या इक्विटी के प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करने से जब वैल्यू ऑफ फर्म पे इंपैक्ट पड़ता है तो वो हमारी क्या है? रेलिवेंट अप्रोच है, और वही हमारी फॉलो की जा रही है नेट इनकम अप्रोच के अंदर। इसके अंदर हम क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं कि कोई टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना होता, कोई पर्सनल टैक्स नहीं देना होता। जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो हमेशा लेस होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि जो डिबेंचर्स होते हैं उन्हें हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और इक्विटी क्या लेते हैं? डिविडेंड लेते हैं। सो जो इंटरेस्ट है वो कम है डिविडेंड के मुकाबले जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स लेंगे। सो हमारे जो कॉस्ट है, डेब्ट है हमारे लिए, वो सस्ते पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। Both KD and KE remain constant and increase in financial leverage has change in K0, यानी कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? KE, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है KD, और KO क्या है? हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। सो हमारी जो KD है एंड KE है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जैसे जैसे हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हम कर रहे हैं कि लिवरेजेस, हमने डेब्ट का प्रोपोर्शन इंक्रीज किया, उसकी वजह से हमारी डेब्ट की कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि अगर हम 10% दे रहे थे इंटरेस्ट तो वो 10% ही रहेगा, अगर 12% डिविडेंड दे रहे थे तो वो भी 12% ही रहेगा, बट हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब ये डिक्रीज क्यों होगी? मैंने आपको अजम्पशन में ही बताया था कि जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो हमारी क्या होती है? कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ये 10% है, लेकिन इक्विटी की कितनी है? 12%। जैसे जैसे लिवरेज, यानी कि जैसे जैसे हम डेब्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम डेब्ट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी किसको? इक्विटी को कम कर रहे हैं, और डेब्ट की कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, इसीलिए ओवरऑल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिपीट कर रही हूं, क्योंकि डेब्ट की कॉस्ट कम होती है और जैसे ही हम डेब्ट को इंक्रीज करेंगे तो इक्विटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें कम पैसा देना पड़ेगा, उसकी वजह से हमारी टोटल जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और यही हमारा क्या है? फर्स्ट अप्रोच, वो हमारी क्या है? नेट इनकम अप्रोच। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। नाउ सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। जो किसने दी है? उसी ने दी है जिसने फर्स्ट दी थी नेट इनकम अप्रोच, जिसने दी थी डेविड ड्यूरैंड ने, उसी ने हमें क्या दिया? सेकंड अप्रोच दी है। बट इसने खुद के ही जो स्टेटमेंट दिए थे उसे चेंज कर दिया है। इसने क्या बोला था नेट इनकम अप्रोच में कि रेलिवेंट है, अगर हम चेंजेस करते हैं तो ये इंपैक्ट डालता है, बट इसमें ये क्या कहता है? नेट ऑपरेटिंग इनकम ये जो लेके आया इसमें इसने कहा नहीं, हमारे अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज किया जाता है तो वो कंप्लीटली इररेलेवेंट है वैल्यू ऑफ फर्म के लिए, वो हमारी फर्म की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो इस पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं करती। अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट एंड द कॉस्ट ऑफ डेब्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल डिग्री ऑफ लिवरेज, कि हम डेब्ट में कितना भी चेंज कर ले, इक्विटी में कोई भी चेंज कर ले, उसकी वजह से हमारे जो वैल्यू ऑफ फर्म है उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम इसे लेके चलते, पहले हम डायग्राम के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसके अजम्पशंस देखेंगे। कि सबसे पहले हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि अब हमने क्या किया कि जैसे जैसे डेब्ट को इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वजह से ना तो हमारी इसमें कॉस्ट ऑफ जो टोटल कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसी वजह से क्या हो रहा है? अब हमारी टोटल कॉस्ट उतनी ही रह रही है जितनी पहले थी, इसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म पे भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब टोटल ऑफ कॉस्ट उतनी ही क्यों रह रही है? हमें पता है कि डेब्ट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, डेब्ट की कॉस्ट कम होती है इक्विटी की से, फिर भी जब हम डेब्ट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट सेम रह रही है। ऐसा क्यों? जैसे जैसे हम डिबेंचर्स इंक्रीज करते जाते हैं, फॉर एग्जांपल पहले हमारे कितने थे? 50% डिबेंचर थे, 50% इक्विटी। अब हमने क्या कर दिया? 70% डिबेंचर कर दिए, 30% इक्विटी रह गई। सो जो हमारे शेयर होल्डर्स है ना, उनके माइंड में क्या आ जाता है? रिस्क आ जाता है कि क्या पता ये हमें पैसा देंगे भी या नहीं, कहीं सारा इंटरेस्ट में ही ना निकल जाए। क्योंकि जब हमारे पास प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले हम किन्हें देते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं, और लास्ट में जाके डिविडेंड पे किया जाता है। सो वो क्या करते हैं? इसीलिए अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमने इसने कितनी थी? 12 ली थी, और ये कितनी थी? 10 थी। अब उन्होंने क्या कर दिया कि 12 की जगह वो 15 कर दिया, कि अब हम क्या लेंगे? 15% पे दे रखे हमने अपने शेयर्स। सो इसकी वजह से क्या होगी कि टोटल कॉस्ट जैसे जैसे हमने वो इंक्रीज कर रहे थे, हमारी टोटल कॉस्ट कम होनी चाहिए थी ना, क्योंकि डेट की कॉस्ट कम होती है। बट क्योंकि हमारे केई यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या की? अपनी कॉस्ट इंक्रीज कर दी, तो जितनी कॉस्ट कम हो रही थी वो कंपेंसेट हो गई इस इंक्रीमेंट के साथ, इसीलिए हमारी टोटल कॉस्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। टोटल कॉस्ट पिछले केस में क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी, ये डिक्रीज होती, बट अगर हमारे क्या किए? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन्होंने क्या किया? अपना इंक्रीज कर दिया कॉस्ट। देख रहे हो यहाँ पे इंक्रीज हो
रही है। सो इस इंक्रीज की वजह से ये जो डिक्रीज होनी थी ये स्टेबल रह गई, क्योंकि इन्होंने दोनों ने कंपेंसेट कर दिया, यानी कि जो एडवांटेज हमें डेब्ट को इंक्रीज करके मिल रही थी वो किसने कवर कर ली, इंक्रीमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होने की वजह से जो कॉस्ट हमारी कम होनी थी वो हुई ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेब्ट थी हमारी 10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी हमारी 12। जैसे जैसे हमने डेब्ट, और यहाँ पे हमारा ये भी 50% थी और ये भी 50%, अब हमने इसे जब 70% किया तो ये सिर्फ 30% रह गया, तो ये कॉस्ट कम थी, इसका मतलब जो हमारी टोटल कॉस्ट आनी चाहिए थी वो क्या हो जाती, कम हो जाती। बट जैसे ही इन्होंने देखा कि इसका प्रोपोर्शन ज्यादा हो रहा है, इन्होंने 12 की जगह अपना कितना कर दिया, 15। सो ये जो कॉस्ट हमारी कम होनी थी टोटल, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और कंपेंसेट हो जाएगी। जितना बेनिफिट हमें मिलता उतना ही हमें लॉस हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और हमारी कॉस्ट ऑफ टोटल जो कॉस्ट है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। सो इसमें हमारी टोटल कॉस्ट सेम रहती है, डेट की सेम रहती है, बट इक्विटी अपनी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में क्या आ जाता है, रिस्क आ जाता है कि डेट इतने इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो अब इसके असम्पशंस क्या हैं कि हमारी पहली असम्पशन यही है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो ज्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेट से, यानी कि जो हमारा डिविडेंड पे करते हैं वो ज्यादा होता है इंटरेस्ट पे करने से। द इन्वेस्टर सी द फर्म एज अ होल एंड द दस कैपिटलाइजेशन द टोटल अर्निंग ऑफ अ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल, कि कंप्लीट फर्म की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है, कंप्लीट फर्म की वैल्यू को देखा जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पे देखा जाएगा। कि हम ये नहीं देखेंगे कि डेब्ट की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, टोटल ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल K0 क्या रहती है, हमारी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल हमारी जो कैपिटल है उसका जो कॉस्ट होती है वो चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे डेट की कम होती है लेकिन इक्विटी की इंक्रीज होने की वजह से दोनों कंपेंसेट हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और द यूज ऑफ मोर एंड मोर डेप्ट इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ शेयर होल्डर, की जितना ज्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डेप्ट को इंक्रीज करेंगे उसकी वजह से शेयर होल्डर्स में रिस्क आ जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे। सो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जो हमने अपने इसमें देख भी लिया है। नाउ नेक्स्ट अप्रोच है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, दोनों इट टेक अ मिड वे बिटवीन एनआई एंड एनओआई अप्रोच। दोनों अप्रोच के जो बीच की अप्रोच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें कुछ फीचर्स हमारी फर्स्ट अप्रोच के हैं, नेट इनकम अप्रोच के, कुछ फीचर्स हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के हैं। बट ये क्या होती है, रेलिवेंट होती है। इसका डिसीजन क्या लेके चलती है कि रेलिवेंट है, कि हाँ एक हद तक अगर हम उसमें चेंजेस करते हैं तो वो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे इंपैक्ट डालता है। It take a midway between NI and NOI approach, and it state that the value of firm increases with the increase in financial leverage but up to a certain limit only, कि अगर हम अपने डेट में इंक्रीज करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी फर्स्ट अप्रोच में नहीं था कि अगर हमने डेब्ट को इंक्रीज किया तो टोटल कॉस्ट कम होगी जिससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा ये मानती हैं कि हाँ ऐसा होता है, बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही होता है। अगर हम लगातार डेब्ट को इंक्रीज करते रहे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारी क्या होगी, कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमारी 3 स्टेज होती हैं। पहले हम उन स्टेजेस को डिस्कस करते हैं और फिर इनका मीनिंग करेंगे। डायग्राम के थ्रू अगर हम स्टेजेस करेंगे तो हमारे लिए वो ज्यादा क्लियर होगा। सो सबसे पहले हमारी स्टेज क्या होती है, पहले हम स्टेज 1 को डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट स्टेज वो नेट इनकम अप्रोच की फॉलो करती है। नेट इनकम में क्या था कि हमारी KD कांस्टेंट रहेगी, K0 हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट कम होती है, एंड KE हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट स्टेज हो गई। इतनी हम लगा के चलते हैं कि हमारी क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है। यानी कि हमारी जब हमने डेट को इंक्रीज किया तो हमारी KE भी कांस्टेंट रही, जिसकी वजह से क्या हो गई, हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, कम हो गई। ओवरऑल कॉस्ट कम होने की वजह क्या है, क्योंकि डेट का क्या होता है, कॉस्ट कम होती है इक्विटी की। इतना जो फर्स्ट स्टेज हमें वो डायग्राम किसका बनाना है, जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है। अब हम किसका डायग्राम बनाएंगे, जो हमारी सेकंड अप्रोच है वो हमारी क्या थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम में क्या हो रही थी कि हमारी टोटल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आ रहा था, इस पे कोई फर्क नहीं आ रहा था, बट ये हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो हमारी सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट सेम रहेगी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट सेम रहेगी, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स के अंदर क्या आ रहा था, रिस्क आ रहा था कि इतने डेट इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें पैसे मिलेंगे भी या नहीं। अगर नहीं मिले तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। जो हमने एग्जाम्पल में लिया था कि 12 से उन्होंने कितनी कर दी, 15। थर्ड स्टेज क्या होती है, उसमें हम क्या लेके चलते हैं कि लगातार बहुत ज्यादा डेब्ट इंक्रीज करने से हमारी क्या हो जाएगी, जो डिबेंचर्स हैं
वो भी अपनी कोस्ट को इंक्रीज कर देंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इतने ज़्यादा डिबेंचर्स हो रहे हैं तो हमें पैसे मिलेंगे या नहीं। क्योंकि अगर किसी फर्म में बहुत ज़्यादा डिबेंचर्स हैं तो इसका मतलब वो एक रिस्की कंडीशन में, वो फ्लेक्सिबिलिटी से मींस वो चेंज कर सकते हैं, बट वो क्या पैसे, उसके पास इतनी लिक्विडिटी होगी कि वो सबको पैसे दे पाए, क्योंकि इन्हें तो फिक्स्ड इनकम देनी होती है। इसकी वजह से हमारे डिबेंचर्स भी अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और केई तो इंक्रीज हो ही रही है क्योंकि शेयर होल्डर्स के अंदर रिस्क है। सो ये हमारा क्या है, इसका डायग्राम है जिसमें हम 3 स्टेजेस को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारी फर्स्ट वाली अप्रोच की है, सेकंड स्टेज सेकंड अप्रोच की, एंड थर्ड स्टेज में तीनों इंक्रीज हो जाती हैं। अब फर्स्ट स्टेज क्या है, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग वैल्यू। एट दिस स्टेज केई रिमेन कांस्टेंट, की कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहती है, कॉस्ट ऑफ जो डेब्ट है हमारी वो सेम रहती है, और ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ हमारा जो डेट की कॉस्ट है, इंटरेस्ट हमारा कम होता है। सेकंड स्टेज हमारी क्या है कि यहाँ पे हमारी ओवरऑल कॉस्ट सेम रहती है, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज शेयर होल्डर्स के अंदर क्या आ जाता है, रिस्क आ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू जो है स्टेज भी बोलते हैं, जहां पे हमारे सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। देन हमारी थी थर्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है। एक एक्सेप्टेबल लिमिट के बाद क्या है, अब वैल्यू ऑफ फर्म हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज हमारे डेप्ट ने भी अपनी क्या कर दी, कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, इक्विटी ने भी कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, और ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। और अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारी क्या थी, थर्ड स्टेज थी। अब हमारा क्या है लास्ट और जो हमारी इंपॉर्टेंट अप्रोच है वो हमारी क्या है, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, MM अप्रोच। ये हमारी क्या है, NOI अप्रोच जैसे ही है, यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं कि वो रेलिवेंट नहीं है, कि अगर उसमें कोई चेंजेस होंगे तो उससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारा डेब्ट इक्विटी इंक्रीज हो रहा है तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर, या कॉस्ट ऑफ हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसमें हम असम्पशंस क्या लेके चलते हैं कि हमारा जो कैपिटल मार्केट है जो हमारा वो कंप्लीटली परफेक्ट है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, वहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, इन्वेस्टर को इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और वो बाइंग सेलिंग कर सकता है, और द सिक्योरिटीज आर डिविजिबल, कि उनको कितना चाहे उतना डिवाइड कर सकते हैं। इन्वेस्टर एक रेशनल है जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं लगता है। ये हमारी क्या है, असम्पशंस है जो क्वाइट सिमिलर ही है, कि एक हम ये लेके चलते हैं कि वो परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, जहां पे इन्वेस्टर फ्री है, वो बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, जो चाहे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, कोई टैक्स उस पर नहीं लगता। वो हमारी क्या होती है, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच होती है, और वो क्या लेके चलती है कि हमारा इररेलीवेंट है, यानी कि अगर हम कॉस्ट में इंक्रीज करते हैं, डेट में इंक्रीज करते हैं, कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता हमारी वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। द MM अप्रोच आर्ग्यू दैट इफ टू फर्म्स आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दे आर डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर फाइनेंसिंग पैटर्न, देयर मार्केट वैल्यू, द इन्वेस्टर विल डेवलप अ टेंडेंसी टू सेल देयर शेयर्स ऑफ द ओवर वैल्यूड फर्म टू द अंडर वैल्यूड। इसका मतलब क्या है कि क्या लेके चलता है कि दो फर्म्स, वो का कैपिटल स्ट्रक्चर उनका अलग हो सकता है, एक में इक्विटी ज्यादा है, एक में डेट ज्यादा है, बाकी वो सेम है, तो उनके जो क्या होंगे, उनके भी वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जहां पे हमारे प्राइजेस ज्यादा होंगे वहां पे हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, और जहां पे हमारे प्राइजेस कम होंगे वहां से हम परचेज कर देंगे। जब हमें कोई चीज सस्ते में मिलती है तो हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, कोई महंगी होती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं कि हमें पैसे मिलेंगे। तो इसकी वजह से मार्केट में क्या आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि हम जहां जो चीज सस्ती है उसे क्या कर रहे हैं, बाय कर लेते हैं, महंगी उसे सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है, और उस इक्विलिब्रियम को ही क्या कहते हैं, हम आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं। It refers to the undertaking by a person of two related actions or steps simultaneously in order to drive benefit, कि हम बेनिफिट पाने के लिए, फॉर एग्जांपल एक ही टाइम पे, एक ही साइमल्टेनियसली इकट्ठा मैं क्या कर रही हूँ, एक जगह से उठा रही हूँ, जहां पे सस्ते में मिल रही है वहां से तो मैंने क्या कर लिया, परचेज कर लिया, और जहां पे उसका प्राइस ज्यादा है वहां पे मैंने उसे सेल कर दिया, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम आ गया और मुझे भी बेनिफिट हो गया। वही क्या होती है, आर्बिट्रेज प्रोसेस होती है। और मोदी-गिलानी अप्रोच क्या होती है, क्या लेके चलती है कि वो इररेलीवेंट है, यानी कि कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और वो इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस की हमने इक्विलिब्रियम कर दिया है। मोदी-गिलानी अप्रोच NOI अप्रोच जैसी ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, NOI अप्रोच आर्बिट्रेज प्रोसेस को डिटरमाइन नहीं करती, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन नहीं देती है कि उससे इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा, बट हमारी जो मोदी-गिलानी अप्रोच है उसने जस्टिफिकेशन दी है, क्लैरिफाई किया है कि वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस। कि आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या कर देती है, एक इक्विलिब्रियम ले आती है, जिसकी वजह से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है।
बाइंग बाय अ स्पेक्यूलेटर इन वन मार्केट एंड सेलिंग द सेम एट द सेम टाइम इन अदर मार्केट, कि एक ही टाइम पे सेम टाइम पे एक जगह से बाय करके दूसरी जगह पे हम सेल कर रहे हैं, उससे हमारा क्या हो जाता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक प्राइस है, एक चीज है, एक कमोडिटी है जिसके प्राइस क्या है, ज्यादा है। अब मैंने क्या किया, वहां पे बाय कर दिया। सब क्या करना चाहेंगे, वहां पे बाय करना चाहेंगे, सब खरीदना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमारी किसी भी चीज की प्राइस कम है तो हम क्या करना चाहेंगे, बाय करना चाहेंगे, सब खरीदना चाहेंगे। सो इतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। डिमांड इसकी ज्यादा है, सप्लाई इसकी उतनी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हमारे प्राइस क्या थे, कम थे, लेकिन हमारी डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइस ज्यादा हो गई। सिमिलरली एक मार्केट है जहां पे प्राइस क्या है, ज्यादा है, तो सब वहां पे क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। इतनी सेलिंग होगी, इतनी सप्लाई होगी, लेकिन खरीदने वाला कोई होगा नहीं। खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी डिमांड, उसके प्राइस को कम करना पड़ेगा ताकि आप डिमांड क्रिएट कर सको। तो जहां पे प्राइस कम थे वहां आपने ज्यादा कर दिए, जहां पे ज्यादा थे वहां कम कर दिए, यानी कि एक इक्विलिब्रियम आप लेके आ गए बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस, जिसकी वजह से ये प्रूव होता है कि उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। वही हमारे क्या होती है, आर्बिट्रेज प्रोसेस होती है। इसका कोई डायग्राम नहीं होता, बस ये याद रखना कि एनओआई जैसे ही होती है, लेकिन ये बिहेवियरल जस्टिफिकेशन देती है कैसे, अपनी आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू। और इसकी हमारी क्रिटिकल इवेल्युएशन क्या है कि रिस्क परसेप्शन, कन्वीनियंस, जो भी हमने अजम्पशन में लेके चले कि हमारा कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। टैक्सेस भी होते हैं, टैक्सेस कॉर्पोरेट टैक्स भी होते हैं और अदर टैक्सेस भी होते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इस प्राइस पे हम दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई हम लेके चले कि हम प्राइस बढ़ा देंगे, प्राइस घटा देंगे। कई बार गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी होती है, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी होती हैं कि इतनी ही इक्विटी हो सकती है, इतना ही प्राइस हाई जा सकता है। सो इसे हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं कर सकते। और रिस्क परसेप्शन चेंज होता है, ये क्या लेके चलते हैं कि कोई रिस्क परसेप्शन में कोई चेंज नहीं आता इन्वेस्टर के, बट नहीं, रिस्क परसेप्शन में चेंज आता है। सो ये हमारे क्या है, क्रिटिकल इवेल्युएशन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट section. Thank